नमस्कार, आप देख रहे हो हुनबिल टीवी भारत। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल मामले पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शासनकाल में योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उनकी डेमोग्राफी को बदला गया है, दृष्टिकोण की राजनीति को पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार किसी को भी जनसंख्या संतुलन से छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं देगी। योगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करेगा उससे खुद पलायन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में भेदभाव नहीं, सभी को योजनाओं का समान लाभ मिल रहा है और तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण के जरिए सशक्तिकरण की ओर राज्य बढ़ रहा है। सुनिए। किया था आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संबल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इधर अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादनों पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को केवल देश में बने उत्पादों के उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक भेदभाव मतभेद अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर देश को एकजुट होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका के टैरिफ फैसले को लेकर भारत राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो रही है और वोकल फॉर लोकल अभियान को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार लाया जा रहा है। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, एक प्रार्थना मेरी। राजनीतिक मतभेद होते हैं विचारधाराओं की, लेकिन राष्ट्र हित के मामले में कम से कम पूरा देश एक साथ खड़ा हो। देखो, दुनिया को अगर बचाना है, आज जिस दिशा में दुनिया जा रही है, कुछ देश के अधिनायकवादी नेता जैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो सारे विश्व के लिए संकट बन के खड़ा हो गया है। ऐसे में मैं इस डायस से खड़े होके ये साहस कहने का कर पा रहा हूं कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो हमारा भारत कराएगा, हमारा देश कराएगा। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। और तो जरूरी है कि हमारा देश मजबूत बने, हमारा देश दुनिया को दिशा देने की कोशिश करे। और इसलिए जो चुनौतियां आज भारत के सामने खड़ी है, उनके बहुत विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है। आज जो ताजे संकट है, टैरिफ के सवाल उठाए जा रहे हैं, टैरिफ लादा जा रहा है, ऐसे वातावरण में देशभक्ति की भावनाएं प्रज्वलित होनी चाहिए सारे देश में। और एक संकल्प हर एक भारतवासी को करना चाहिए कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाली चीजों का उपयोग, उन्हीं चीजों का उपयोग करेंगे जो हमारे देश में उत्पादित हो, जो हमारे देश में बनी हो, जो हमारे लोगों ने बनाई हो, जिसमें हमारे लोगों के पसीने की खुशबू आती हो, भारत की माटी की सौदी सुगंध आती हो।
ये जरूरी है भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि देशभक्त भारतीय इस दिशा में एक नया इतिहास रचेंगे। पटना में शुक्रवार को कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर भाजपा कार्यकर्ता ने कांग्रेस कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान माहौल उस वक्त बिगड़ गया जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से पथराव किया गया, जिसके जवाब में भाजपा कार्यकर्ताओं ने संपत्ति में तोड़फोड़ की। प्रशासन खुद झंडा लेके, सिपाही खुद भाजपा का झंडा लेके घुसा है। यह पूरा अरे सरकार की संलिप्तता से काम हो रहा है। नीतीश कुमार जी ये काम जो करवा रहे हैं ना, ये पूरी तरह गलत है। जो करवा रहे हैं आप देखिए, सिपाही झंडा लिए हुए है, भाजपा का झंडा सिपाही लिए हुए है भाई, प्रशासन का आदमी लिए हुए है, साफ गुंडागर्दी करवा रहे हैं। शीशा फोड़ दिया मेरे गाड़ी का, वहां फोड़ दिया आश्रम में घुस डॉक्टर आशुतोष शर्मा, और जिस तरह से कर रहा है पूरी गलत कर रहा है। इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यहां हिंसा राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के जवाब में थी, और चूंकि लाखों लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं, भाजपा इससे घबरा गई। सुनिए। आज हिंसा की है, ये इस यात्रा का रिस्पांस है। राहुल जी और तेजस्वी जी की यात्रा निकली है, उसमें लाखों लोग जुड़ रहे हैं। वोट अधिकार रैली यात्रा है, वोटों की लड़ाई है। मतदाताओं के अधिकार छीनने ना दिया जाए सरकार और इलेक्शन कमीशन को, इस बात की लड़ाई है। समर्थन से घबरा कर वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। और सरकार को, निर्वाचन आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। डराकर हिंसा के माध्यम से विरोधियों की आवाज़ को कुचलना ये संभव नहीं होगा। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और हिंसा से कोई डरने वाला नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनकी घबराहट का परिचय है। अमित शाह ने जिस तरीके से कहा है कि ये घुसपैठियों बचाओ यात्रा, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम सवाल पूछते हैं निर्वाचन आयोग से, जवाब बीजेपी देती है। और यात्रा तो वोटों को, लोगों के वोट अधिकार सुरक्षित रखने की यात्रा है। जो गड़बड़ी की गई है वोटर लिस्ट में वो ना की जाए, उसकी यात्रा है। लोगों को जागरूक करने की यात्रा है। और जो लोग जुड़ रहे हैं वो जानते हैं कि वोट उनका मौलिक अधिकार है, उसको छीनने का अधिकार किसको नहीं है। और निर्वाचन आयोग जानबूझ के लाखों लोगों के वोट काट रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही भाजपा की ओर से पलटवार करते हुए पार्टी के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। पटना की यह झड़प केवल एक राजनीतिक टकराव नहीं, बल्कि आगामी चुनाव से पहले तेज हो रहे सियासी तापमान की ओर बन गई है। The Congress has a track record of resorting to violence when they stare at defeat. Instead of vote adhikar yatra, Mr. Rahul Gandhi should have started a vote reject manthan yatra to indulge in much awaited deep introspection why under Mr. Rahul Gandhi's leadership Congress party has lost more than 90 Lok Sabha elections and state assembly elections. So Mr. Rahul Gandhi has all the right to see stars in the broad daylight, but the writing on the wall is clear that it is NDA government once again in Bihar. Lastly, it will Mr. Rahul Gandhi is behaving like a classic child who blames the pen, the question paper and the teacher for his failures but never indulges in introspection. So best of luck to him for his style of politics. उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, तिहारी और बागेश्वर जिलों में बादल फटने और भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसी के मद्देनज़र मुख्यमंत्री पुष्पकार सिंह धामी
ने शुक्रवार को संबंधित जिलाधिकारियों से फ़ोन पर बातचीत की और राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आवास पर आपदा प्रबंधन को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई, जिसमें सभी प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। रुद्रप्रयाग जिले में स्थिति सबसे गंभीर बताई जा रही है। मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और 70 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वसु केदर क्षेत्र में बादल फटने से गंभीर क्षति नहीं हुई, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है और लगातार बचाव एवं राहत कार्यों में जुटी हुई है। सरकार और प्रशासन दोनों ही हालत पर नज़दीकी निगरानी बनाए हुए हैं। सर जो है अलर्ट पे प्रशासन भी है और लगातार नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। एहतियातन किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए, कुछ जगह सड़क पर पानी आ गया था, जिस वजह से यातायात को रोका गया था और साथ ही साथ जितनी भी हमारी ट्रैफिक पुलिस का फोर्स है वो दोनों तरफ डिप्लॉय कर दिया गया था। और अभी जो है पानी का जलस्तर कम हुआ है तो अभी यात्रा के लिए मार्ग खोल दिया गया है और साथ ही साथ जितना घाट है हमारे वहाँ पर जल पुलिस की तैनाती की गई है और यहाँ अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि घाटों के नजदीक ना हो। सर लगातार अब बारिश फिर से शुरू हो गई है, ऊपरी क्षेत्रों में भी लगातार मूसलाधार बारिश है, जहाँ पे खतरे संभावित है। देखिए, अलकनंदा नदी के जितने भी घाट है वहाँ पर तो अलर्ट किया गया है, साथ ही साथ लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जो निचले इलाके हैं वहाँ पर भी बता दिया गया है। नीचे के देवप्रयाग और लक्ष्मण झूला थाने को भी अलर्ट में रहने के लिए बता दिया गया है। साथ ही साथ लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से भी लोगों को अवगत कराया जा रहा है। सर हाईवे पे भी कई जगह पत्थर गिर रहे हैं, वहाँ भी पुलिसकर्मियों की तैनाती वगैरह। देखें हाँ, जैसे इतने संवेदनशील जो लैंडस्लाइड के जोन से हमारे जहाँ पर स्लाइड आई है वहाँ पर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि यातायात में कोई बाधा न हो। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि उनकी पार्टी उपराष्ट्रपति के पद के लिए इंडियन ब्लॉक के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को वोट देगी। ठाकरे ने कहा कि यह चुनाव केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी से जुड़ा है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के समर्थन के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों से संपर्क किया था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार पहले ही रेड्डी के समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं, जबकि ठाकरे ने तब चर्चा के लिए समय मांगा था। सुदर्शन रेड्डी फिलहाल मुंबई दौरे पर है। उन्होंने आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और अब शरद पवार से मिलने की योजना है। रेड्डी साहब अभी आए हैं और आप सभी को पता है देश के लिए आने वाला चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपराष्ट्रपति मतलब एक गरिमा होती है उस पद की। उस गरिमा कायम रखने के लिए योग्य व्यक्ति वहाँ होनी चाहिए। और हम सारे लोग देख रहे हैं कि हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे, अचानक क्या हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया, तबीयत ठीक नहीं कहा और लापता हो गए। एक टीवी पे सीरियल थी, कहाँ गए वो लोग, तो वैसे वो कहाँ गए हमारे उपराष्ट्रपति जी। तो अभी समय आया है जितने भी सांसद हैं और जिनके दिल में देश के लिए प्यार है, वो सभी लोग रेड्डी साहब को मतदान करें। और हमने तो डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है, पूरी इंडिया आघाड़ी और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, सारे जो हमारे पक्ष है, मित्र पक्ष है, एकजुट होकर हम रेड्डी साहब के पीछे खड़े। आज मैं उनको रेड्डी साहब को मतदान करने के लिए फोन करूंगा। सुप्रीम कोर्ट को 2 नए न्यायाधीश मिल गए हैं। न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पांचोली ने शुक्रवार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवाई ने दोनों न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 25 अगस्त को हुई बैठक में दोनों वरिष्ठ न्यायाधीशों को शीर्ष अदालत में नियुक्त करने की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार 27 अगस्त को मंजूरी दी। न्यायमूर्ति आराधे मुंबई उच्च
न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि न्यायमूर्ति पंचोली पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। इन नियुक्तियों के साथ सुप्रीम कोर्ट अब अपने पूर्ण 34 न्यायाधीशों की क्षमता के साथ कार्य करेगा। हालांकि कॉलेजियम में न्यायमूर्ति BV नखरत्न ने न्यायमूर्ति पंचोली की पदोन्नति पर असहमति जताई थी। उन्होंने उनकी अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में 97वें स्थान का हवाला देते हुए चिंता जाहिर की थी। इसके बावजूद कॉलेजियम ने 4.1 के बहुमत से प्रस्ताव पास किया और दोनों नियुक्तियों को आगे बढ़ाया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नारी 2025 रिपोर्ट ने एक बार फिर देश के शहरी इलाकों में गहरी चिंता जताई है। रिपोर्ट के अनुसार 40% शहरी महिलाएं खासकर रात के समय खराब स्ट्रीट लाइटिंग और कम सुरक्षा व्यवस्था के कारण असुरक्षित महसूस करती है। सबसे कम सुरक्षित शहरों में से रांची, श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली, फरीदाबाद, पटना और जयपुर शामिल है। वही कोहिमा, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और भुवनेश्वर को सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में जगह मिली है। 12,770 महिलाओं पर आधारित इस सर्वे में खुलासा हुआ है कि सिर्फ 22% महिलाओं ने ही उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई और उनमें से सिर्फ 16% मामलों में कार्रवाई हुई। कार्यस्थल पर भी स्थिति चिंताजनक है। 53% महिलाओं को अपने ऑफिस की पोस्ट महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण नीतियों की जानकारी नहीं है। सुनिए। महिलाओं के सेफ्टी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। जो उन्होंने सर्वसमावेशी ऐसी ये रिपोर्ट बनाई है, अन्य भी सब चीजों को उन्होंने ध्यान में लिया है कि महिलाओं को किस तरीके से सुरक्षा और सम्मान देने के लिए बाकी भी फैक्टर्स काम करते हैं। तो इस रिपोर्ट को लेकर अगर वो जहाँ जिस जगह की उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है वहाँ पे जो लोकल जो भी अधिकारी है या लोकल जो बॉडीज है उनको देते हैं तो इम्प्लीमेंट करने में बहुत आसानी होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग भी उनको मदद करेगा। ग्रेटर नोएडा का जो डॉरी का केस आया था, आपने इसमें कितनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कराई है और आप कहा था कि 3 दिन के बाद जो है रिपोर्ट भी आएगी। अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? हमने ग्रेटर नोएडा की जो घटना घटी है इसका हमने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है और डीजीपी को हमने पत्र लिखा है कि तुरंत वो इसकी जांच करे और जो कार्यवाही उन्होंने करी है वो 3 दिन में हमारे सामने वो सादर करे। तो उनकी तरफ से जानकारी तो जरूर आई है कि उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और उनकी जांच आगे और भी चल रही है। पेरेंट्स से आपकी बात हुई किसी तरह से? मेरी अभी तक उनके साथ बात नहीं हुई है। हम प्रयास कर रहे हैं, आज देखते हैं कि आज उनके साथ बात कैसे हो सकती है। इस बीच ग्रेटर नोएडा में दहेज हत्या के मामले में भी राहत कर ने कहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को 3 दिन के रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं और जांच जारी है। रिपोर्ट को अब हर साल शहरी भारत में महिलाओं की सुरक्षा का वार्षिक मानक माना जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। कई क्षेत्रों में संपर्क पूरी तरह टूट चुका है और लोग बेहद खतरनाक हालत में आवाजाही को मजबूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कें लगातार कट रही है और प्रशासन का पुनर्निर्माण कार्य बारिश के सामने टिक नहीं पा रहा है।
राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय है। लोगों की जिंदगियां अब केवल बुनियादी ज़रूरतों नहीं बल्कि सुरक्षित यात्रा और जीवन रक्षा की मांग कर रही है। अमरनाथ यहीं अली हो गई। बारिश से मेन चीज़ यही है जो आपके रास्ते कनेक्टिविटी सारी ख़त्म हो गई है इसी का। और जो आप यहाँ पर जो जिस ढंग से ये बना रहे हैं, नीचे से तो फाउंडेशन है नहीं, तो ऊपर से डाले जा रहे हैं। कल रात को बारिश हुई है, फिर मलबा नीचे को आ गया, आगे तक फिर कटिंग हो गया। चलो लोगों का ये है कि थोड़ा पैदल चलने लायक हो गया है, अदरवाइज पैदल चलने लायक भी नहीं था। ये ऊपर से चढ़ रहे थे लोग। सरकार से यही अपील है कि थोड़ा जल्दी से जल्दी इसको नीचे से अगर आरसीसी करे प्रॉपर, या फिर इसका कटिंग करके कोई इसका अल्टरनेटिव निकाले जिससे लोगों को आना जाने की सुविधा हो। मेरा नाम स्वाति है, मैं यहीं से रहने वाली हूँ। यहाँ पे मेरी शॉप है, यहीं पर ही मेरा घर है और मैं जॉब करती हूँ मनाली में। तो अभी मेरे को इतनी मुश्किल हो रही है, एक तो शॉप जाने वाला है इस रोड की वजह से, रोड तो पूरा चला गया है, ऊपर से फिर हमारा ऑफिस है, वहाँ पे वॉक करना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत खतरनाक हो गया, ये स्लाइड होता जा रहा है। तो क्या क्या दिक्कत गवर्नमेंट से क्या अपील करती है? गवर्नमेंट तो लगी बारिश के कैसा माहौल? बारिश तो अभी बता रहे हैं कि 2-3 दिन और है, सब बहुत मुश्किल हो रही है। गवर्नमेंट से ये अपील है कि थोड़ा सा डाउन करके बनाए रोड, हमको 4 वे तो चाहिए नहीं, मतलब कि चौड़े रोड तो चाहिए ही नहीं, 2 मतलब कि 2 साइड वाले रोड वो काफी है बनाने के लिए। पहाड़ों में 4 लाइन तो चलता ही नहीं है, सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। 2 वे काफी है। अभी देखो 4 वे की वजह से कितना ज्यादा नुकसान हो गया, लोगों की गाड़ियां जा रही है, पर ये है कि मनाली अभी लोग जान नहीं गई है लोगों की, बस गाड़ियां गई है, नुकसान हुआ है घर का। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।